अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई मुस्लिम कंट्रीज आर बिकमिंग पुअर। तो देखते हैं भाई, क्यों गरीब से गरीब होते जा रहे हैं सारे गरीब। क्यों मुस्लिम देश आज गरीब होते जा रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में से 45 देश आज गरीब हैं और बाकी के जो 12 देश है वो भी मेजरली अपने तेल की वजह से ही अमीर है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं इस्लाम धर्म का यहाँ पर कोई लेना देना तो नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है कि अगर आप वर्ल्ड मैप को एक मैक्रो लेवल पर देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स में ही हो रही है, जो मेजरली इस्लामिक रीजन्स हैं। मोसूल, डेमास्कस, बेरूट, न जाने कितने ऐसे मुस्लिम देश के कैपिटल सिटीज हैं जो तबाह हो चुके हैं। इवन अगर आप भूखमरी से पीड़ित देशों का भी लाइव मैप देखोगे तो सबसे ज्यादा भूखमरी इन्हीं इस्लामिक कंट्रीज में है। महंगाई और इन्फ्लेशन भी आज इन्हीं देशों में हाईएस्ट है। सोमालिया में फॉर एग्जांपल एक डजन अंडे की कीमत 400 रुपए, यानी कि एक अंडा लगभग 40 रुपए का। ईरान में भी हालत कुछ ऐसी ही है। एक ब्रेड का पैकेट 8500 रियाल्स का मिल रहा है और इराक में तो एक आटे की गोनी ऑलमोस्ट 32,000 से 45,000 दिनार तक की हो गई। वेल, ये सब देखकर मे भी आपको ऐसा लगे कि इस गरीबी के पीछे मेजर कारण टेररिज्म या वॉर्स है। वेल, ये भी बिल्कुल गलत है। टेररिज्म तो इस गहरी समस्या का सिर्फ एक सिम्टम है, उसका जड़, उसका रूट कॉज बिल्कुल भी नहीं है। सो रूट कॉज आखिर क्या है? अब अगर आप ना एक नॉन मुस्लिम हो, एक हिंदू हो मे भी, तो आई एम श्योर आपके मन में आएगा कि रिलीजियस आइडियोलॉजी इस्लाम में ही प्रॉब्लम है, वो हिंसा सिखाता है, क्योंकि ये आईएसएस और अलकायदा वाले उसी का हवाला देकर ही तो टेररिज्म फैलाते हैं। एंड आई डोंट ब्लेम यू। ऐसा सोचने के पीछे नॉन मुस्लिम्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम्स भी एग्री करेंगे कि इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से इस्लाम का इमेज आज खराब हो ही रहा है। बट अगर इस्लाम में ही रूट प्रॉब्लम है तो फिर 500 सालों तक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कैसे चला, जिस दौर में मुस्लिम सभ्यता सबसे बुद्धिमान और आधुनिक सभ्यता रह चुकी है? उन्हीं इराक और ईरान की गलियों में जहां आज एक मुस्लिम बंदूक लेकर घूमता है, उस दौर में मुस्लिम्स किताबें लेकर घूमा करते थे। और इस्लाम भी एब्राहमिक आइडियोलॉजिकल सेक्ट से ही तो निकला है, जो पूरा सेक्ट मोनोथीज्म यानी एक ही भगवान में मानते हैं। उसी सेक्ट से तो ज्यूज का ज्यूडिज्म और क्रिश्चियंस की क्रिश्चियनिटी भी निकली है। तो एक ही भगवान में मानने की वजह से इन धर्मों में तो टेररिज्म की समस्या नहीं आई। और ज्यूज के ओल्ड बाइबल, उनके तुरहास में भी तो बहुत सी हिंसात्मक चीजों को प्रमोट किया गया। लेकिन आज हर एक ज्यू हाथों में बंदूक ताने तो नहीं घूम रहा है। आज ज्यूज यानी यहूदियों की पॉपुलेशन पूरे दुनिया में सिर्फ 0.2% है, लेकिन ये पिछले 100 सालों में बटे 25% नोबेल प्राइजेस लेकर बैठे हुए हैं। कैन यू बिलीव दैट? आइंस्टाइन भी तो ज्यू ही था। और बाकी आप समझ जाओ, ये कम्युनिटी भी एब्राहमिक लिनिएज को ही बिलोंग करती है, जिससे इस्लाम भी निकला है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के मायने में ज्यूज का कोई मुकाबला ही नहीं है। 1967 में एक फेमस अरब इजराइल वॉर हुआ था। फेमस इसीलिए क्योंकि इस जंग में इजराइल के ऊपर इन इस्लामिक देशों ने इकट्ठा होकर हमला किया। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर इन सारे देशों को हरा दिया और उल्टा उनके टेरिटरीज पर कब्जा जमाने लगे। ज्यूज की तरह यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन देश, जहां पर मेजरली क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, वो भी इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट वाइज काफी स्टेबल है। इनफैक्ट मोस्ट सुपर पावर्स आज क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक ही आइडियोलॉजिकल फादर यानी एब्राहमिक सेक्ट से निकले ज्यूज और क्रिश्चियंस तो स्टेबल है, बट इस्लामिक कंट्रीज फेल हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं? वेल, इसे वंस एंड फॉर ऑल डेप्थ में समझने के लिए ना हमें यह जानना होगा कि इस्लामिक साम्राज्य के साथ एग्जैक्टली कहां पर गलती हुई, कैसे एक गलती सिर्फ इस पूरे साम्राज्य का सोने का भविष्य पत्थर में बदल देगी। इससे हम हिंदूज को भी सीख लेनी चाहिए। सो लगभग 8वीं सदी से इस्लाम के गोल्डन एज की शुरुआत हुई थी। एक ऐसा दौर जहां पर साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी, आर्ट, कल्चर सब कुछ इस्लामिक एम्पायर में फल फूल रहा था। ये वही दौर था जब इब्न रुश्द जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स पैदा हुए थे, जिन्हें आज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सेक्युलरिज्म कहा जाता है। कैन यू बिलीव दैट? इस्लामिक एम्पायर से वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का आइडिया निकला हो। 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच अब्बासीद खलीफ का इस बड़े से इलाके में राज हुआ करता था। इसी दौरान उन्होंने बगदाद में हाउस ऑफ विजडम नाम की एक ग्रैंड लाइब्रेरी बनाई थी, जहां पर दुनिया के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं के विद्वानों को बुलाया जाता था और उनके नॉलेज को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बिहार में भी नालंदा यूनिवर्सिटी में होता था। इस हाउस ऑफ विजडम में भी मैथमेटिक्स, मेडिसिन, रैशनल फिलॉसफीज जैसे ऑलमोस्ट हर फील्ड के साइंटिफिक नॉलेज को अरबिक में ट्रांसलेट किया जाता था।
और इसी एरा में ही इब्न रुश्द जैसे पॉलीमैथ्स यानी हर एक फील्ड का ज्ञान रखने वाले मुस्लिम स्कॉलर्स दुनिया को मिले, जिन्होंने एरिस्टोटल की फिलॉसफी को दुनिया के सामने लाया। एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि दुनिया में लॉजिक और रैशनैलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और अंधविश्वास सबसे बड़ी कमजोरी। इस एरा के कुछ दूसरे विद्वान पॉलीमैथ स्कॉलर्स थे इब्न मूसा, जिनके लिखे अल-जब्र किताब से ही अलजेब्रा वर्ड इजाद हुआ है। इनफैक्ट आज हमारा पूरा सोशल मीडिया जिस एल्गोरिदम पर काम करता है, ये एल्गोरिदम शब्द भी इसी एरा के एक विद्वान अल-ख्वारिज़मी से ही लिया गया है, जिन्होंने हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम को भी इजाद किया। फिर मेडिकल साइंस भी इसी दौर में काफी डेवलप हो चुका है। इसे आप बस इसी तस्वीर से समझ सकते हो, जिसमें हुनैन इब्न इशक नाम के एक इस्लामिक मेडिकल स्कॉलर ने इंसानी आंखों का डिटेल में एक एनसाइक्लोपीडिया ही बना दिया था। अब इस गोल्डन एज के बाद से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में क्रांति आ सकती थी, क्योंकि बगदाद पूरी दुनिया का एक नॉलेज हब बन चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया कि सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिस्टम चेंज की वजह से ये पूरा इलाका इस तरीके से पिछड़ा रह गया कि आज वो बगदाद आईएसआईएस जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हब बन चुका है, जो आज दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। और यही सिस्टम चेंज है इस्लामिक एम्पायर के डिक्लाइन का रूट कॉज। सो आखिर कैसे एक नॉलेज हब टेररिज्म का एक्सपोर्ट हाउस बन गया? हाउस ऑफ विजडम कैसे तबाह हुआ? क्यों इस्लामिक कंट्रीज अपने गोल्डन एज तक पहुंचने के बावजूद आज गरीब है? वेल, चलिए समझते हैं इस पूरे किस्से को एकदम रैशनली। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस यही है कि हम सारे पॉलिटिकल प्रोपोगेंडास को दूर करें जो दोनों साइड से फैलाए जा रहे हैं और असली सच्चाई सामने लाए। हम गौरव ठाकुर चैनल पर सिर्फ सच्चाई को बाहर लाते हैं। मेरी बातों पर विश्वास मत करो, मेरे काम पर नजर डालो। यही काम मैं 6 सालों से अपने साइंस चैनल पर भी करते आ रहा हूं, जो आज 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स प्लस का हो चुका है। और कई बार सच्चाई कुछ लोगों को कड़वी भी लगी है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने मुझे बस यही सिखाया है कि कड़वी सच्चाई मीठे झूठ से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। और फिर अगर सवाल हमारे देश के बेहतर भविष्य का है, जिसे हिंदूस और मुस्लिम्स को साथ में मिलकर बनाना है, तो हमें डिवाइसिव पॉलिटिक्स से हटकर यूनाइटिंग सच्चाई की खोज खुद ही करना होगा। हमें मिलकर इंडिया का गोल्डन एज दोबारा लाना होगा, जो हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन से ही हो पाएगा। और मैं और मेरी पूरी टीम हमारे चैनल्स के माध्यम से पर्सनल एम्पावरमेंट और नेशनल एम्पावरमेंट के थ्रू हमारा योगदान देने के लिए कमिटेड है। हमें धर्म से पहले हमेशा देश को रखना होगा, क्योंकि अगर देश है तो ही धर्म भी होगा, और अगर देश ही नहीं रहा तो सीरिया, इराक या पाकिस्तान में सिर्फ धर्म क्या वाकई में एक अच्छी जिंदगी दे रहा है? धर्म को तो बस यूज किया जा रहा है लीडर्स द्वारा अपने फायदे के लिए। सो व्हाई इस्लामिक कंट्रीज आर गेटिंग पुअर? इसके रूट कॉज को समझने से पहले हमें 3 मेजर फैक्टर्स को जानना होगा, जो प्रॉब्लम की जड़ से एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड है और जिनको समझ के ही आप रूट प्रॉब्लम को बेहतर समझ पाओगे। सो इन बड़े 3 फैक्टर्स में से पहला मेजर फैक्टर है वॉर। वॉर जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 लीडर्स की वजह से ही फैला हुआ है। एक सऊदी जो सुन्नी इस्लाम का प्रचारक है, और एक ईरान जो शिया इस्लाम का प्रचारक है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में आधे सुन्नी मुस्लिम्स हैं और आधे शिया मुस्लिम्स। पर सऊदी चाहता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज सुन्नी इस्लाम को फॉलो करें, और ईरान चाहता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज शिया इस्लाम को फॉलो करें, ताकि उन्हें जियोपॉलिटिकल कंट्रोल मिले। यह आइडियोलॉजिकल वॉर कुछ ऐसा ही है जैसा आइडियोलॉजिकल वॉर ग्लोबल कंट्रोल के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर में हुआ था। अमेरिका डेमोक्रेसी फैला रहा था और यूएसएसआर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, और मुस्लिम वर्ल्ड में ही यही आइडियोलॉजिकल वॉर मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रोल के लिए। अब अक्सर होता क्या है कि जब भी सऊदी किसी सुन्नी देश के किंग को फंड करता है, तब उसी देश के रिबेल्स यानी कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिया ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करने लग जाता है, ताकि वहां पर सुन्नी सरकार बदलकर शिया सरकार आ जाए। अगेन, जब ईरान किसी शिया देश के किंग को फंड करता है, तब वहां के रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट करने सऊदी आ जाता है। और बस इसी वजह से उनमें सदियों से जंग छिड़ी हुई है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफ यानी कि लीडर कौन बनेगा। एग्जाम्पल के लिए यमन का हवाला देता हूं। यमन में 1982 में अली अब्दुल्ला सालेह की सुन्नी सरकार थी, तब उसे सऊदी का सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से वहां के रिबेल्स को सपोर्ट करने ईरान आ गया, जिसके बाद यमन में पूरे 3 दशकों तक जंग छिड़ गई। अपने अपने आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए पूरे यमन को लड़ाई के मैदान में ही तब्दील कर दिया, जिसमें 20 लाख लोग घर से बेघर हो गए, भूखमरी से मरने लगे, मेडिकल हेल्प की कमी की वजह से लोग तड़प रहे थे, जिसमें 85,000 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी।
ऐसा ही सेम केस लेबनान का भी है। यहाँ पर भी सुन्नी वर्सेस शिया वॉर हुआ, जिसके दौरान फूड सप्लाई चेन ही कट डाउन हो गया। लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, सभी पब्लिक स्कूल्स बंद हो गए थे। लेबनान की करेंसी लीरा, जिसकी वैल्यू तभी $1 के कंपैरिजन में 1500 थी, वो 80,000 तक शूट हो गई और इस सब से वहां की 82% आबादी गरीबी का शिकार हो गई। सीरिया में तो 12 सालों से ही वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से वहां की 90% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। और ये बस 2-3 देशों के ही हाथ से नहीं है। अगर आप इस मैप को देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे मीना कंट्रीज में आधे से ज्यादा वॉर्स इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट्स के ही वजह से हो रहे हैं, जिसका फंडामेंटली बस एक ही आउटकम निकल के आने वाला है, सऊदी और ईरान जैसे खिलाफत के एम्बिशंस रखने वाले देशों का फायदा और बाकी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज का नुकसान और वहां पे गरीबी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वॉर तो बस सिर्फ एक सिम्टम है, एक मेजर फैक्टर। अब यूजुअली हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि वॉर से तंग आकर गरीबी से उठने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए अक्सर देशवासी तानाशाही को हटाकर डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। पर इस्लामिक देशों के केस में यही डेमोक्रेसी की मांग इनका और गरीब बनने का एक मेजर रीजन बन गया। अब डेमोक्रेसी से गरीबी सुनने में काफी वियर्ड लगता है, राइट? वेल, जरा ये ग्राफ देखो। इस्लामिक कंट्रीज में जब भी डेमोक्रेसी की मांग उठी है, उसके तुरंत बाद यमन, लिबिया, बहरीन, सीरिया, ऑलमोस्ट हर अरब कंट्री में एक ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने मिला है। पर इंडिया जैसे भारी पॉपुलेशन वाले एक नेशन के लिए डेमोक्रेसी अगर वर्क कर सकती है, तो इस्लामिक कंट्रीज के लिए क्यों नहीं? डेमोक्रेसी की एक कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर 2010 से, जब मोहम्मद बौअजीजी नाम के क्रांतिकारी ने गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े होकर खुद को ही आग से जलाकर मार डाला। अब 26 साल के मोहम्मद का आत्महत्या करना टूनिशिया की सरकार के पॉलिटिक्स, करप्शन और अत्याचार के विद्रोह में एक क्रांति बन गया, जिसने पूरे अरब वर्ल्ड की आंखें खोल दी। लोग घबरा गए कि कहीं उनका कोई अपना मोहम्मद ना बन जाए, और इसीलिए टूनिशिया से लेकर यमन, सीरिया, लिबिया, इजिप्ट, हर मुस्लिम देश ने अपनी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। और इसे धीरे धीरे करके इस्लामिक देशों में पॉकेट्स में प्रोटेस्ट होने लग गए, जो कि कुछ ही दिनों में एक बड़ा रेवोल्यूशन बन गया, जिसे 2010 में नाम दिया गया द अरब स्प्रिंग। इस प्रोटेस्ट में लोगों की बस यही मांग थी कि उन्हें एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार चाहिए, जिससे वो खुद रूलिंग पार्टी को चुन सके और उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले, जिससे वो अपनी लाइफ सुख शांति से जी सके। लोगों को विश्वास था अरब स्प्रिंग उनके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। लेकिन जैसे आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो, टूनिशिया के अलावा डेमोक्रेसी की डिमांड ने हर देश की अवाम की हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। बेसिकली डेमोक्रेसी की मांग में इन कंट्रीज ने अपनी कई सदियां वॉर में ही बिता दी, लेकिन फिर भी उन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप हटने की जगह उल्टा और स्ट्रांग हो गया। मिसाल के तौर पर यमन में अरब स्प्रिंग के बाद सरकार बदली और साले चुनकर आए, पर अंत में हाउतीज ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड साले को मारकर यमन में दोबारा से वॉर शुरू कर दिया। और ऐसे ही कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट भी आई, पर वो गवर्नमेंट सिर्फ नाम की गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए लिबिया 2011 में डेमोक्रेसी डिमांड के बाद मुअम्मर गद्दाफी की गवर्नमेंट आई, पर गवर्नमेंट सिर्फ नाम की थी, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, जहां पर हर साल दिखाने के लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने के बावजूद सरकार तो किम जोंग उन की ही बनती है। अब ऐसे भी कुछ कंट्रीज थे जहां पर गवर्नमेंट ही नहीं बन पाई। एग्जांपल के लिए सीरिया, वहां पर अरब स्प्रिंग में डेमोक्रेसी की मांग तो हुई, पर सिविल वॉर्स और कांस्टेंट एक्सट्रीमिज्म की वजह से आज तक वहां पर गवर्नमेंट ही नहीं बन पाई। बेसिकली डेमोक्रेसी आने की जगह पर इन कंट्रीज में तानाशाही और स्ट्रांग होती गई। जिसके भी पास हार्ड पावर था वो बनता चला गया रूलर। मतलब काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही कायदा जैसे गेंगिस खान के जमाने में चलता था, जिसके पास पावर उसके पास सत्ता, जबकि दुनिया आज बहुत बदल गई है। अब आते हैं तीसरे मेन फैक्टर पर, जिसने फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली इस्लामिक कंट्रीज को क्रिपल कर डाला। सो रिलीजन एक जरिया होता है लोगों तक उनकी भलाई के कायदे और कानूनों को उनकी सहमति से लागू करवाने का। रिलीजन का पर्पस ही होता है समाज की उन्नति और विकास। लेकिन रिलीजन के कई कायदे समय समय के हिसाब से होते हैं। जैसे आज के तारीख में क्या कोई हिंदू बोल सकता है कि मनुस्मृति का कायदा आज के समय में लाना चाहिए इंडिया में? वेल नहीं, क्योंकि वो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट ही नहीं करेगा। और इसीलिए एक्सट्रीमली ज्यादा जरूरत होती है रिलीजन के प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की, ताकि धर्म लोगों को जोड़े भी रखे और साथ ही तरक्की का मार्ग भी दर्शाए। बट इस्लामिक कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली ये राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम गोल्डन एज के बाद ही। अगर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम और साइंटिफिक डेवलपमेंट की, तो ये किसी भी कंट्री के ग्रोथ के दो मेजर पिलर्स होते हैं। लेकिन इस्लामिक कंट्री के रेडिकल पर्सनल लॉज इन्हीं पिलर्स के खिलाफ है। सो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, जो किसी भी देश का फाइनेंशियल बैकबोन होता है। तो आज के समय में इस्लामिक कंट्रीज में लगभग बैंक्स ही नहीं है। ये देखो,
सऊदी में 4, बहरीन में 10 और यूएई में 7 और टुनीशिया, सीरिया, येमेन में तो बस 1 या 2 टोटल बैंक्स है। कंपैरेटिवली अकेले इंडिया के पास पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से ज्यादा 91 बैंक्स है और इसके पीछे की वजह है इनका पर्सनल लॉ। शरिया लॉ के सूरा अल इमरान के 13 से 132 वर्सेस में ये लिखा हुआ है कि पैसों पर इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना दोनों ही गुनाह है। अब बैंक्स और क्या करते हैं, वो किसी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन देते हैं, उसके बदले वो कंपनी बैंक को इंटरेस्ट देती है और इससे वो कंपनी बिजनेस कर पाती है जो जॉब्स क्रिएट करता है, लोगों को प्रोडक्टिव और बिजी रखता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करा के देश का विकास कराता है। इंटरेस्ट से मिले प्रॉफिट से बैंक का भी फायदा होता है जो फिर और पैसे पंप करती है बिजनेस इकोसिस्टम में और ये डेवलपमेंट का साइकिल चालू रहता है। अब इस पूरे इकोसिस्टम में बैंक्स का फायदा होना बहुत जरूरी है, ये याद रखना। लेकिन शरिया की पाबंदी की वजह से इस्लामिक कंट्रीज में बैंक्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट में ऑपरेट करते हैं, इक्विटी बेसिस पर। इसमें बेसिकली कंपनीज जब भी इस्लामिक बैंक से लोन लेती है तो वो अपने कंपनी का कुछ प्रतिशत हिस्सा बैंक के नाम कर देती है, यानी ओनली इफ उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो ही बैंक्स का भी प्रॉफिट होगा। बट अगर यही कंपनी प्रॉफिट कमाने में फेल हो गई या बिजनेस डिफॉल्ट कर गया तो बैंक भी लॉस में जाएगा। अब मोस्ट ऑफ दी बिजनेसेस तो फेल ही होते हैं, तो बैंक आखिर लॉस क्यों उठाए? इससे बैंक का खुद का कैपिटल खत्म होने लगेगा और वो आगे सही बिजनेसेस को लोन नहीं दे पाएगा। इन शॉर्ट बैंक ही बैंकरप्ट होकर शट डाउन हो जाएगा। इसी फ्लॉड सिस्टम की वजह से 1997, 1998 और 2009 में 3 बड़े बैंक्स फेल हो चुके हैं और ना जाने कितने ही बैंकरप्टेड बैंक्स का डेटा तो कभी बाहर ही नहीं आया। सो अनफॉर्चुनेटली इन कंट्रीज में बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी पर्सनल लॉ को अपडेट नहीं किया जा रहा। इसी के साथ मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्री सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है बल्कि विमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट भी है, जो औरतों को प्रोफेशनल काम करने से रोक रहा है, यानी कि अपने आधे ह्यूमन रिसोर्स के पोटेंशियल को ये कंट्रीज वेस्ट कर रही है। और फाइनली इस्लामिक कंट्रीज का आखिरी लैकिंग फैक्टर जो इन कंट्रीज को गरीब बना रहा है वो है इनका आज के मॉडर्न जमाने में एंटी साइंस अप्रोच। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कुछ इस्लामिक कंट्रीज में साइंस पढ़ाने पर बच्चे टीचर्स को काटने और मार देने की धमकियां देते हैं। जैसे इंडियन कॉलेजेस में कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, वैसे पाकिस्तान में एंटी साइंस स्टूडेंट ग्रुप्स है जो कट्टर साइंस विरोधी है, बट वो ये नहीं समझ रहे कि उन्हीं लोगों का ही तो नुकसान हो रहा है। अब आप ही देखो साइंस के रिसर्च और डेवलपमेंट में ये कंट्रीज कितना लैग कर रही है। दुनिया की 27% पॉपुलेशन होने के बाद भी इनका साइंस के R&D में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। एंड एज अ रिजल्ट इजराइल जैसा एक छोटा सा देश 2020 में अकेले 22,743 साइंटिफिक पब्लिकेशंस करता है और ये सारी इस्लामिक कंट्रीज मिलकर मुश्किल से 10,000 साइंटिफिक पब्लिकेशंस करती है। इस नोबेल प्राइज कमेटी के ऑफिशियल डेटा को देखना, यहूदियों की तुलना में 120 गुना ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन ज्यूज फिर भी 47 टाइम्स, 47 नंबर नहीं 47 गुना ज्यादा नोबेल प्राइजेस जीत चुके हैं सिर्फ पिछले 100 सालों में। बट साइंस जो रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, इस्लामिक कंट्रीज के बच्चे उसके इतने अगेंस्ट क्यों हैं? वेल, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार मेजॉरिटी मुस्लिम्स का यह बिलीफ है कि मॉडर्न साइंस एक एथिस्ट प्रैक्टिस और वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है। दूसरा कारण, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज में मदरसा एजुकेशन ही प्राइमरी एजुकेशन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कल्चर के एजुकेशनल वैल्यूज पर ही फोकस करता है, ना कि स्टूडेंट को एकेडमिकली होशियार या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर। और तीसरा रीजन, बच्चों को साइंस के खिलाफ करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार है खुद इन इस्लामिक कंट्रीज के रिलीजियस लीडर्स। एक प्रोमिनेंट इस्लामिक लीडर और इन्फ्लुएंसर है डॉक्टर जाकिर नायक, जिन्होंने डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन को ही डिस्प्रूव कर दिया। Not on theory and assumption. Darwin's theory has not been proven. We have not been created from ape. There are hundreds of scientists who speak against that, and Quran speaks against that also. डार्विन की थियरी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए ये होमो सेपियंस को तक 500,000 साल पहले मार चुके हैं। The Homo sapiens, we died about 500,000 years ago. तो फिर हम कौन है भाई? अब आप मुझे बताओ, अगर हम साइंस नहीं पढ़ते तो शायद हम भी बिना कोई सवाल उठाए इनकी बात को एज अ फैक्ट मान लेते। और यही होता है ऐसे लीडर्स को फॉलो करने वाले यूथ और मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि उनका साइंस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है और इसीलिए उन्हें लगता है कि उनके लीडर्स को सब कुछ पता है। डॉक्टर की डिग्री जो लेकर बैठे हैं, वेल साइंस में अथॉरिटी की या डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है जैसे धर्म में है, बल्कि एविडेंस यानी सबूत की वैल्यू है। हमारे आसपास आंखों से नहीं दिखाई देने वाले रेडियो वेव्स है, इसका सबूत फोन टेक्नोलॉजी में ही है, जिसको यूज करके आप में फोन पर बात कर पाते हैं।
हमारे आसपास ना दिखने वाले सूक्ष्म वायरस होते हैं, और इसका सबूत तो पूरी दुनिया को कोविड पैंडेमिक ने ही दिखा दिया था। साइंस अथॉरिटी नहीं, एविडेंस पर चलता है। जो एविडेंस जाकिर नायक सर के पास अपने बयानों को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है, और जो भी तरक्की मॉडर्न इंसान ने देखी है वो साइंस की ही देन है। अगर इस्लाम का गोल्डन एज कभी आया था तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि सही इस्लामिक लीडर्स ने धर्म की सही प्रेरणा देकर साइंस और एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, ना कि अपने राजपाट छीन जाने के डर से लोगों को अज्ञानता के अंधेरे में रखा। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने ट्रिब्यून में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि करप्ट इस्लामिक लीडर्स अपनी दुकान बंद होने से डरते हैं और इसीलिए वो यूथ को साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं, क्योंकि एक बार साइंस पढ़कर बच्चों का एस्पिरेशन अगर बढ़ गया, उनकी बुद्धि खुल गई, तो वो हर चीज पर सवाल उठाएंगे। और ऐसा अगर हुआ तो करप्ट लीडर्स का लोगों को प्रोपोगेंडास के थ्रू कंट्रोल करके पावर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अब फ्रेंड्स, फाइनली आते हैं रूट कॉज पर कि क्यों इस्लाम धर्म में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि धर्म को जिस सिस्टम से चलाया जा रहा है, जो इंसानों ने ही बनाया है, उसमें प्रॉब्लम है। इस पूरे मुद्दे पर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर खालिद खान ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया कि आखिर क्यों मुस्लिम कंट्रीज साइंस से दूर चले गए और गरीब होते गए। सो आखिर ऐसा क्या हुआ इस्लामिक गोल्डन एज के बाद? चलिए वापस से 8th सेंचुरी में जाते हैं। इस्लामिक गोल्डन एज की शुरुआत में अब्बासीद खलीफ सुन्नी इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, पर 9th सेंचुरी आने तक इस्लामिक राज्यों में 2 और डायनेस्टीज खड़ी हो गई, फातिमिड डायनेस्टी और बुइड डायनेस्टी, जो कि दोनों शिया बेस्ड डायनेस्टी थी। धीरे धीरे इन दोनों डायनेस्टीज की पावर बढ़ती चली गई और 10th और 11th सेंचुरी आते आते इनकी शिया आइडियोलॉजी इस्लामिक राज्यों में मेजरली फैल चुकी थी। अब सुन्नी अब्बासीद्स का इस्लाम और उनकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बगदाद में ही बसे एक छोटे से राज्य तक ही सीमित रह गई, जिनके पास ज्यादा पावर नहीं बची। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे रिलीजियस गुरु बन के रह गए जो कि अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट ही नहीं कर पा रहे थे। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अब्बासीद्स को किसी सुन्नी डायनेस्टी का साथ चाहिए था, और तभी उनकी नजर पड़ी सुन्नी सेल्जुक टर्क्स पर, जो तभी उस समय पे टर्की में रूल कर रहे थे। और फिर अब्बासीद्स ने सेल्जुक की मदद से बगदाद में हमला करवा दिया, जिससे पूरा बगदाद सेल्जुक्स की ताकत की वजह से अब्बासीद और सेल्जुक के अंडर आ गया। और फिर सेल्जुक ने अब्बासीद्स को बगदाद का रिलीजियन हेड बना दिया, जिसके बाद से वहां से सारे ऑर्डर्स अब्बासीदों द्वारा ही पास होने लगे। इन शॉर्ट, अब्बासीद पूरे बगदाद के खलीफ बन चुके। लेकिन अब यहाँ पर फिर भी बगदाद के अलावा बाकी के सारे इस्लामिक कंट्रीज में शिया आइडियोलॉजी ही फैल रही थी, और इसे रोकने के लिए अब्बासीद्स और सेल्जुक्स ने मिलकर निजाम अल मुल्क को अपॉइंट किया, जो कि सेल्जुक के वजीर थे। अब निजाम अल मुल्क को याद रखना, यही इस कहानी के मेन कैरेक्टर होंगे। इन्होंने ही आगे जाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि बैकफायर होगा और एक्सट्रीमिज्म का बीज बोएगा। उस सिस्टम का नाम था निजामिया सिस्टम, जिसने ही जन्म दिया मदरसास के कल्चर को। अब ये मदरसास धीरे धीरे सभी इस्लामिक कंट्रीज में फैलने लगे, जो कि रैडिकल सुन्नी आइडियोलॉजी को बढ़ाने लगे, अपने पावर को बढ़ाने के लिए। उसी दौरान एक आइडियोलॉजी को एक बहुत ही बड़ा उछाल मिला, जो थी अशराइट आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी टोटली साइंस के अगेंस्ट थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो उनका कहना यह था कि अगर हम आग के सामने कॉटन रख दे तो वो कॉटन हीट के वजह से नहीं जलता, बल्कि अल्लाह की रजा के वजह से जलता है। मतलब उस कॉटन के जलने के पीछे साइंस नहीं, बल्कि अल्लाह का विल है। बेसिकली इस अशराइट आइडियोलॉजी ने अल्लाह पर भरोसे को अंधभक्ति में कन्वर्ट कर दिया और उनका फेथ टोटली साइंस और एजुकेशन के अगेंस्ट जाने लग गया। अब मेजर प्रॉब्लम ना यहाँ पर यह हुआ कि इसी अशराइट आइडियोलॉजी को फिर अब्बासीद खलीफ का भी सपोर्ट मिला, और यहीं से ही इनके साइंटिफिक इस्लामिक आइडियोलॉजी पर फुल स्टॉप लग गया। अब जो बगदाद रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करता था, अब वो रेडिकल थिंकिंग पर शिफ्ट हो गया। इब्न रशीद जैसे सारे रैशनल स्कॉलर जो साइंस को प्रैक्टिस किया करते थे, उनके किताबों पर बैन लगने लग गया, उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया। जो भी इन साइंटिफिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता, उन्हें जेल में डाल देते या फिर मार भी देते। इन शॉर्ट, हाउस ऑफ विजडम की दीवारें ढीली पड़ गई थी। लेकिन फिर भी इतने सालों से चलती आ रही फिलॉसफी को आम इंसानों के दिमागों से निकालना अब्बासीद्स के लिए मुश्किल था, और इसीलिए फिर अब्बासीद्स ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी निजामिया मदरसा से एजुकेटेड होंगे उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स दिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट की टॉप पोजीशन जैसे जुडिशरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उन्हें दी जाएगी।
उन्हें पूरी तरीके से इंसेंटिवाइज किया गया ताकि वो इस नए निजामिया सिस्टम में पड़े। और बस इसी स्ट्रेटेजिक चेंज, इसी पॉलिसी शिफ्ट की वजह से आम जनता रैशनल से रैडिकल थिंकिंग पर शिफ्ट हो गई और जो बचा खुचा हाउस ऑफ विजडम था वो भी 12वीं सदी में मंगोल्स के इन्वेजन से तबाह हो गया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यूरोप के राज्यों ने इसी हाउस ऑफ विजडम की किताबों को लैटिन ग्रीक में ट्रांसलेट करके डेवलपमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया और वो तरक्की के मार्ग पर निकल पड़े जिसने आने वाले कुछ सालों में उनका गोल्डन एज ला दिया। यूरोपियन पावर्स कॉलोनाइजर्स क्यों बन पाए? क्योंकि वो दूसरे साम्राज्यों से ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस थे, ज्यादा सिविलाइजेशनल नॉलेज उनके पास था और संपन्नता ने ज्ञान को फॉलो किया। और इसीलिए तो मैंने कहा था कि रिलीजन इनका प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रॉब्लम है निजामिया सिस्टम से डिराइव सिमिलर मदरसा सिस्टम्स जो पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक बना देता है, इंटीग्रेट कर देता है, जो यूएस जैसे एक डेवलप्ड देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से ही सेपरेट रखने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट हर डेवलप्ड कंट्री पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट रखता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है भला? क्योंकि अगर एक मुस्लिम बच्चा बचपन से ही मदरसाओं में जाएगा स्कूल्स के जगह पर, तो रिलीजियस क्लेरिक्स और लीडर्स का इन्फ्लुएंस उनमें बढ़ने लगेगा और जवान होने तक वो उनके लीडर्स की हर बात को सच मानेंगे, जिससे असली इन्फ्लुएंशियल पावर तो रिलीजियस क्लेरिक्स के पास ही आ जाएगा। उस देश की सरकार जो कुछ भी चाहती हो, पर पब्लिक तो वही चाहेगी जो रिलीजियस क्लेरिक्स चाहेंगे। रिलीजन और पॉलिटिक्स का कभी भी पूरा इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, वरना सारी पावर जाकिर नायक जैसे रिलीजियस लीडर्स के पास आ जाएगी, जिन पर आज केस है सैकड़ों करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग करने का, इलीगल पैसों से फ्लैट्स परचेस करने का, और अब ये देश से भागकर भगोड़े घोषित हो चुके हैं। आज सऊदी अरेबिया का ही केस इस सिस्टम के फ्लॉ को बेस्ट दर्शाता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तेल की घटती डिमांड को देख भविष्य में सऊदी की सलामती के लिए न्यू डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, कट्टरपन को कम कर रहे हैं और यूएई जैसे अपने देश को मॉडर्नाइज कर रहे हैं टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए। लेकिन हर एक एक्शन पर उन्हें मुस्लिम क्लेरिक्स का ऑपोजिशन झेलना पड़ता है, जो देश को मॉडर्नाइज होने से रोक रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को एकदम डिटेल में मैंने अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है प्रॉपर डेटा के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने एक यूनिवर्सिटी ओपन करने का फैसला लिया जहां पर मेल्स और फीमेल्स दोनों एक साथ रिसर्च कर सके, बट वहां के रिलीजियस क्लेरिक्स ने, जिनके पास एक्चुअल पावर और एक्चुअल इन्फ्लुएंस है, उन्होंने प्रिंस को ऐसा नहीं करने का ऑर्डर दे दिया। अब सऊदी हर एक कदम में ऐसे ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है और मुस्लिम क्लेरिक्स इन रिफॉर्म्स को एंटी इस्लामिक बताकर सिंपैथी ले रहे हैं और वायलेंस भी करवा रहे हैं। वंस अगेन ये वीडियो चेकआउट करना सारे डेटा और फैक्ट्स के साथ। बट बदलते वक्त के साथ फ्रेंड्स, अगर रिफॉर्म्स नहीं आए और सभ्यता ही जिंदा नहीं बच पाई बिकॉज ऑफ दैट, तो क्या धर्म भी बचेगा क्या? आज कहां गए इजिप्शियन, एस्टेक या मायन गॉड्स? कोई उन्हें पूछता है क्या? एंड दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। हमने हमेशा हमारे दोनों चैनल्स गौरव ठाकुर और गेट्स इट रिप्लाई साइंस के थ्रू साइंटिफिक टेम्परामेंट और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया है, बट अलोंग विद दैट कल्चर को भी, क्योंकि कल्चर हम इंडियंस को यूनाइट करेगा और दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमें बैलेंस चाहिए, कट्टरपन नहीं। और यही मेरा पर्सनल मैसेज मेरे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को भी रहेगा। हर लीडर, हर रिलीजियस क्लेरिक बुरे नहीं होते। आपको बस खुद से और उनसे क्वेश्चन करना चाहिए जहां पर भी आपके मन में कोई सवाल है। आंखें बंद करके कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के लॉजिक के बारे में पूछना चाहिए। ट्रस्ट बट वेरीफाई, क्योंकि अपनी सोच और भविष्य की चाबी आप किसी के भी हाथ आंखें बंद करके नहीं रख सकते। और उम्मीद है मुस्लिम वर्ल्ड इन सभी प्रॉब्लम से जल्दी बेहतर उभर कर आएगा, इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करके, और इंडियन मुस्लिम्स इंडियन हिंदूज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया को अपने गोल्डन ग्लोरी तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा ही रैशनल और न्यूट्रल एनालिसिस हमने इस पीएम मोदी टर्निंग इनटू अ डिक्टेटर इस मुद्दे पर भी किया है। क्या भारत का संविधान वाकई में खतरे में? क्या माइनॉरिटीज भारत में खतरे में? इसे मैंने डिटेल में अपने इस वीडियो में डिकोड किया है, और वो भी एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। आई हाईली सजेस्ट, एक जागृत नागरिक होने के चलते आप इसे जरूर देखें। एंड एज ऑलवेज बी रैशनल एंड कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है ना सर ने कवर किया है, क्योंकि जब भी हम देखते आ रहे हैं ना एक से एक बढ़कर वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं। लेकिन ये कि एक मुस्लिम कंट्रीज़ पर अब के दौर में अब जो एक वक्त चल रहा है ना, वाकई अब एक नज़र घुमाई जाए तो एक ऐसे ही लग रहा है कि जिस देश की तरफ भी हम देखते हैं ना वो उसका ही हाल यही है कि वो नीचे से नीचे ही होता जा रहा है।
लेकिन ठीक है, सर ने काफ़ी एक अच्छा एक्सप्लेन किया। लेकिन एक हमारे देश को लेकर अगर देखा जाए ना, तो बिल्कुल एक पूरे वर्ल्ड में ये एक यही चाह रहा है, मतलब जो एक इस्लामिक कंट्री है, एक बेईमानी जो है ना इनके अंदर, वो तो भाई एक ऐसे कूट कूट के भरी गई है। ये खास करके जो है हमारे पाकिस्तान है ना, ओवरऑल तो एक बात का मसला है, लेकिन इनके अंदर हम ज़रूर बोलते हैं कि एक जो ऊपर हमारे लीडर बैठे हुए हैं ना, वो एक ज़रूर एक हमारे ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं, वो एक अच्छी डील नहीं करते, एक अच्छे से एक हमें नहीं मैने कर रहे हैं। लेकिन वो एक अलग है, ये एक नीचे से ऊपर के तबका जो नीचे है ना, ये भी इनका भी एक यही हालात है, मतलब इनके अंदर भी यही एक चीज़ें भरी गई, एक बुरे काम करना, एक बेईमानी करना, एक सीधे रास्ते पर ना चलना, एक यही चीज़ें इनको लेकर एक बैठी हुई हैं। लेकिन ये कि अगर एक सर की बात पर आए ना, एक 8th सेंचुरी पर आए, तो तब एक हमने ज़रूर सुना है कि काफ़ी ज़्यादा जो एक मुस्लिम कंट्रीज़ थी, या एक जो मुस्लिम थे, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारी एक अच्छी अच्छी बुक्स दी है, जिनको लेकर अब भी हम अगर पढ़ते हैं ना, तो एक काफ़ी अच्छा भी फील होता है कि एक उन्होंने एक ऐसी ऐसी बुक्स हमारे सामने रखी हैं। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे एक चीज़ें बढ़ती गई और एक इधर उधर बातें जाती गई, मतलब जैसे कि अब शिया मुस्लिम होता है, ऐसे ही जो एक हमारी दुश्मनियाँ है ना, वही हमें भाई एक लेकर डूब रही हैं। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा एक फैक्ट सर ने एक नहीं, वाकई सही बात है यार। एक मिडल ईस्ट पर आ जाए ना, तो एक वाकई इनका दौर काफ़ी एक अच्छा था, मतलब कि जब एक रिलीजन की बेस पर ये मतलब कि नहीं बटे थे। लेकिन अब देखो मिडल ईस्ट में जब भी आप देखेंगे, मतलब कि आप एक 12 मंथ देख ले, सालों बसाल एक गुजर गए, लेकिन उधर एक जो सिचुएशन है ना, वो एक कंट्रोल में नहीं आ रही, और ना ही मतलब कि एक चीज़ जो उनको एक होप दे के एक ठीक हो जाएगी, वो भी एक नज़र नहीं आ रही। जब भी आप देखें एक भूखमरी, एक मतलब कि डिक्टेटरशिप, एक मिडल ईस्ट ठीक है, उसमें ये सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, ये थोड़ा सा एक सुकून से रह रहे हैं। लेकिन अगर एक ईरान की और सऊदीया की बात करें ना, तो इन्होंने भाई काफ़ी एक ना देशों को एक बांटा है। अब जब भी ईरान को थोड़ा सा आगे एक कदम उठाता है सही, तो आगे से मतलब कि सऊदी अरेबिया उसमें एक मुखालफत खुली करता है। खुली क्या, एक उसको हथियार भी देता है कि आप इसको हिट ज़रूर करें। अगर एक सऊदी अरेबिया किसी मतलब के कंट्री के साथ जुड़े, तो एक ईरान उसकी फुल सपोर्ट करता है, और अभी तक भी ईरान एक यमन की सपोर्ट कर रहा है, जिससे एक सऊदीया को बहुत बड़ा एक खतरा है। तो ये एक स्टार्ट से ही ना मतलब कि चीज़ें एक बट गई है, जो कि अभी तक चलती आ रही है। आप इराक देख ले, काफ़ी एक मतलब कि इसका गोल्डन टाइम भी हमने देखा है। लेकिन जब एक स्टार्ट हुआ था ना, एक मतलब कि ये टेररिस्ट एक फैलना, और फिर एक उसके पीछे जो एक मतलब कि एक रक्षा करने वाले थे, उन्होंने आकर काफ़ी इसका एक बेड़ा गर्क किया है। उसके बावजूद भी जो एक मतलब कि इनको एक चीज़ें ले डूबी है ना, वो इनका सबसे बड़ा एक आपस के ही एक मसले चलते आ रहे हैं। किसी दूसरी कंट्री ने आकर इनको नहीं बोला कि आप ऐसा करें, ठीक है, बाद में चीज़ें चलती रही। जब एक चीज़ें फैली, जब अमेरिका ने इधर हमला किया पूरे एक मतलब कि इराक पर, तो वो भी काफ़ी ना एक उनको चीज़ें नहीं उठने देता। ठीक है, एक यूथ चाहती है कि एक मतलब कि जो कंट्री दूसरी एक लाइफ जी रहे हैं, हम भी ऐसी जिए। क्या एक मतलब कि मिडिल ईस्ट का नहीं दिल करता? आप उनके हालात देख ले, खुद बंदों को तरस आता है उस पर। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि आप अगर स्टार्ट पे जिस तरह एक सर ने भी डाटा दिया है, उस हवाले से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एक आप कह लें कि एक साइंसदान तो नहीं कह सकते, मतलब एक बहुत एक अक्लमंद किस्म के लोग थे कि जिन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें ईजाद की, जो कि आज की दुनिया में भी एक चलती आ रही हैं। लेकिन मसला आगे जाके ये हुआ है कि भाई हमारा सबसे बड़ा एक जो हमने गलती की है, जो एक मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम वर्ल्ड ने एक गलती की है ना, वो एक स्टार्ट में जब वो तलीम से साइड के ऊपर हुए हैं, एक जैसे ही वो तलीम से हटे हैं, वो तलीम से हटने का क्या मकसद, क्या दो रीज़न थी। एक रीज़न थी कि इन्होंने फुली एक ख़ास कर जो है ना कि जो मदरसा सिस्टम अडॉप्ट किया है ना, उसने आके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जब कोई भी आप मदरसा उठा के देख लें, आपको एक दुनियावी जिसको तलीम बोलते हैं, या एक साइंस कह लें, या जब बाकी की एजुकेशन जो मतलब आपकी ठीक है, आप एक आपका रिलीजन है, आप ठीक है, एक वे ऑफ लाइफ है, आप उसके मुताबिक
अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन उससे हट के जब सबसे आम चीज़ होती है कि आपने अपनी जो दुनियावी ज़िंदगी है वो किस तरह गुजारनी है, मतलब ये कि एक दुनिया में किस तरह रहना, अपना रोज़गार किस तरह कमाना है, ये सारी चीज़ें भी तो साथ साथ होनी चाहिए ना। तो ये कम अज़ कम जो है ना ये इस चीज़ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे है, जिसकी वजह से उस वक़्त तो इन्होंने क्या किया कि एक जो है ना वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गए या चलते आए, लेकिन वक़्त के साथ साथ ही जो है ना ये एक बहुत पीछे हट देगा, क्योंकि अब सूरत हाल ये हो गई है कि अब इनको समझ नहीं लग रही कि हम किस तरह एक दुनिया के साथ एक मुकाबला करें या किस तरह एक वर्ल्ड के साथ स्टैंड हो। उसकी वजह ये है, अमेरिका को देख लें या एक आप इसराइल को देख लें या बाकी एक यूरोप को देख लें, आप इंडिया को देख लें, चाइना को देख लें, रशिया को देख लें, हर एक का कहीं ना कहीं एक मकाम है, ज़रूर है। लेकिन आप मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर आ जाए तो कोई ऐसा कंट्री आपको नहीं मिलेगा कि जो किसी एक अपनी किसी खास वजह से एक मकाम उसके पास है कि वो मतलब बाकी दुनिया के साथ चल सके। तो ये सबसे बड़ी इनकी एक वजह थी। बाकी भाई एक आप ये कह लेना कि हमारे जो सबसे बड़ा एक इन्होंने एक गलती की है ना वो है कि हम एक जो दरमियान में गैप रखते हैं ना, नेशन फर्स्ट और एक रिलीजन फर्स्ट। तो ये चीज़ जो है ना वो कोई भी एक आप नॉर्मल बंदे से एक इधर पाकिस्तान में पूछ लें तो वो आपको बताएगा कि सबसे पहले मेरा दीन है, उसके बाद जो है ना वो एक मुल्क है। तो ये चीज़ जो है ना इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, क्योंकि मुल्क होगा तो दीन होगा। लिहाजा एक रियासत को पीछे रख के जब आप फुली एक रिलीजन आपको नुकसान ठीक है नहीं पहुंचाता, लेकिन कम अज़ कम वो आपकी सोच जो है ना वो थोड़ी सी एक कम हो जाती है, मतलब उस साइड के ऊपर नहीं आती जिस चीज़ की एक ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लोगों के दरमियान। बाकी भाई एक टेररिज्म के ऊपर आ जाए तो ये एक जो है ना इन्होंने जब से ये क्रिएट किया या जैसे शिया सुन्नी वाला सीन जो है ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये करते गए, फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि एक बैरूनी ताकतें जिस तरह ये कहते हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया इनका, और ये क्योंकि उनको आंखें दिखाने लग गए थे और उस हवाले से उन्होंने भैया अपनी एक जो भी एक चीज़ें एक बनाई हुई थी जिस तरह एक हथियार वगैरह या जो भी है उन्होंने भी कहीं ना कहीं तो एक लगाने थे, तो उन्होंने थोड़ा सप्लाई शुरू की और वो दोनों तरफ एक ग्रुप ऑलरेडी बन चुके थे, एक लावा गर्म था और उसने ऐसा नुकसान किया कि आज देख लो कि कोई मुस्लिम कंट्री सिवाय दुबई के या एक सऊदीया थोड़ा बहुत है, उसकी वजह भी सिर्फ एक सलमान बिन सलमान है। वो एक थोड़ा सा भाई एक दुनिया में निकला है, उसने देखा कि लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं, हम तो फुली जो है ना वो एक तेल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, तो लिहाजा उसने अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज की हैं भाई। नहीं वाकई सही बात है। एक मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो भाई एक अब देखो वो एक किंग है एक सऊदी अरेबिया का, लेकिन फिर भी वो फैसले डर डर करके ले रहा है कि मतलब कि कल को मैं एक ऐसा फैसला ना कर दूं जिसकी वजह से ये मुखालफत हो जाए कि मतलब कि जो अब देखो आप पीछे उसके एक मतलब कि जब उसने थोड़ा सा एक ठीक बोला था कि हम थोड़ा सा ना एक दुबई की तरह मॉल बनाएंगे, हमें एक टूरिज्म चाहिए, हम मतलब कि अपनी एक कंट्री को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो भाई जो उधर मौलाना बैठे हुए थे ना उनके इनके खिलाफ ही एहतजाज स्टार्ट करवा दिए थे, और वो भी बेचारा एक ना डर कर फैसले ले रहा है कि कल को मुझ पर ये ना अटैक करवा दे। नहीं बिल्कुल हो सकता है यार, क्या स्टेटमेंट दी है ना कि मेरी असैसिनेशन भी हो सकती है, जब उसने थोड़ा सा एक अपने रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की है बाकी कंट्रीज के साथ। सबसे उसमें एक बड़ा जो है ना वो एक उसका मुद्दा था इसराइल का कि हमें जो है ना वो अगर दुनिया में चलना है तो हमें इस तरह के कंट्रीज के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि आगे दौर है भाई टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में एक इसराइल से बढ़कर जो है ना वो अभी तक कोई कंट्री नहीं है, तो लिहाजा कहीं ना कहीं अब हमारे भी इधर अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम इंटरनली इनसाइड जो है ना वो इसराइल से ली हुई है। खासकर हमारा जो इंटेलिजेंस रेलिवेंट एक कोई इनका है सिस्टम पूरा, वो अगर उसके पीछे जा एक रिपोर्ट आई थी उसमें वो एक क्लियर उन्होंने बताया था कि ये इसराइल से इन्होंने इंपोर्ट किया। तो लिहाजा ये चीज़ें तो भाई एक साथ साथ चलना ज़रूरी है। बाकी हमारी एक जो है ना वो बदकिस्मती है कि हम बजाय इसके कि अपनी खुद एक तहकीक करने के, खुद एक नॉलेज हासिल करने के, हमने अपना सारा एक अपनी लाइफ या अपना सब कुछ जो है ना वो एक भाई एक मौलवी के हाथ में दे दिया हुआ है या खासकर एक मुल्ला के हाथ में, क्योंकि हम समझते हैं कि जो कुछ ये कर सकता है ये कोई दुनिया की और ताकत नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये चीज़ भी जिस तरह सर ने एक मिसाल सुनाई है कि एक आग जल रही है, पास अगर रुई है
तो जो है ना वो हम ये समझते हैं कि ये शायद एक रज़ा के लिए इसको ये जली की, हालांकि अगर देखा जाए तो ईंट के पास वो थी जिस वजह से वो जल गई, जो कि एक ऐसा तो हमारे भी लोग भाई इस तरह ही आप देख लो कि दूर ना जाए, अभी हमारे कोई भी एक मुल्ला खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ी सी एक कॉल देता है तो वो पूरा एक शहर का शहर बंद कर देते हैं। उसकी वजह ये कि एक अंधा उनको एक एतमाद है कि वही एक सब कुछ जो है ना वो हर चीज़ को संभाले हुए हैं। तो बाकी अभी के लिए भी देखा जाए तो ये इस चीज़ से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। सिर्फ आ जाके फिर भाई दुबई की मिसाल दी जाती है, या तुर्की थोड़ा बहुत उसने कोशिश की है, लेकिन उसका भी जो एक वो अर्दगान है उसने भी दरमियान में कभी कभी वो करता है इस तरह की हरकतें, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना उन्होंने भी अपने आप को एक काफ़ी चेंज किया है। बाकी सऊदीया तो निकल पड़ा है, बाकी दुबई ऑलरेडी जो है ना वो एक आप देख लो कि कोई बंदा सोच सकता था हमारे जैसे कंट्री में इस तरह एक एडवांस लेवल के ऊपर चीज़ें होना, या लोगों का आना, हर एक कंट्री के लोग इधर आते हैं या आए, या वो सारी चीज़ें वो कभी भी आपको किसी और मुस्लिम कंट्री में इतनी जो ना वो नहीं मिलेंगी जितनी मतलब एक दुबई के अंदर है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिस वजह से भैया हम एक पीछे हैं, और हमें अभी भी लगता है कि ये कोई ऐसा कोई एक सीन नज़र नहीं आता कि ये एक अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।